नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को भरोसा दिया है। तो पेपर लीक पर नया कानून बनाने का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही। अगले सप्ताह संसद में विधेयक लाया जा सकता है और परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की पुरजोर कोशिश यहां पर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को यह आश्वासन दिया है। तो परीक्षा पत्र लीक के मामलों को लेकर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी कर भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ अब और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीएम ने कहा कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पत्र लीक जैसी घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल इस विषय पर नए प्रस्ताव पर चर्चा करेगा और अगले हफ्ते संसद में नया विधेयक लाने की तैयारी है। तो सरकार का कहना है कि नए कानून के जरिए दोषियों के खिलाफ सख्त दंड, तेज सुनवाई और परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। पीएम मोदी ने छात्रों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और भविष्य की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए और प्रभावी व्यवस्था लागू की जाएगी। ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब देश के कई हिस्सों में छात्र परीक्षा पत्र लीक के मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। सरकार का दावा है कि परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए व्यापक सुधार किए जा रहे हैं और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर फ्रेंड्स, तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को वीडियो संदेश के माध्यम से आश्वस्त किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जल्द ही इस पूरे मसले पर एक नया कानून यहां पर लाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी उन्होंने दिया। अभी भी लेकिन स्थितियां जो हैं वो जस की तस बनी हुई नजर आ रही है। जंतर मंतर पर छात्र अभी भी एकत्रित हैं। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री के आश्वासन का कुछ असर अब इस प्रदर्शन पर पड़ता हुआ नजर आएगा? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, जो उन्होंने के जरिए जो चीजें बताई हैं, उसमें कई चीजें मिसिंग हैं। सबसे पहली बात जो है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पूरा मूवमेंट शुरू हुआ था, वो चीज गायब है। आप सब कुछ करोगे, कानून भी ले आओगे, पार्लियामेंट में आप चर्चा के लिए भी राजी हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन जो मूल विषय है उसको आपने दरकिनार क्यों कर दिया? ये मांग उनके वीडियो के बाद फिर तेजी से उठी है कि आखिर ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान को आप नहीं हटा रहे हैं। एक फैसला और सरकार ने लिया है कि जो शिक्षा सचिव हैं उनको हटा के
और राजस्थान कैडर के आईएएस को जिम्मेदारी दी गई है। और यहाँ पे भी कितना हास्यास्पद आप देखिएगा साहिल जी, जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर खीरा सब्सिडी का बड़ा घोटाला उनके और उनके ऊपर अभी 2 महीने पहले ही खुला है। उनके बच्चे बीबी सारे के सारे उसमें फंसे हुए हैं, इवन वो भी उसमें इंक्लूडेड है। उस ऐसे दागी व्यक्ति को शिक्षा विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी हुई है। एक चीज और इन्होंने और मतलब जलती आग में घी डालने वाला सरकार ने काम कर दिया है। अब आ जाइएगा प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आप बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं भय, डर, चिंता आपको दिखाई देगी। वो क्यों दिखाई देगी? क्योंकि मुझे लगता है उनकी टीम ने शायद उस नौबत पे ये मूवमेंट को लाके खड़ा कर दिया जिसकी इन्होंने उम्मीद नहीं की थी। पहला बयान जब आता है धर्मेंद्र प्रधान का, उन्होंने बच्चों को छात्र नहीं उपद्रवी बताया। फिर एक बयान आता है राजस्थान के इनके एक मंत्री हैं, उन्होंने छात्रों को गुंडा बोल दिया, आतंकवादी बोल दिया। तीसरा बयान रमेश धिदुड़ी का जो साउथ दिल्ली से सांसद है, उन्होंने भी गलत बोला है। अब प्रधानमंत्री इनको छात्र बोल रहे हैं। यहाँ पे कंट्रडिक्शन हो रहा है। जब आपके मंत्री संतरी, आपके लोग जब इनको मूवमेंट में बैठे हुए छात्रों को छात्र ही नहीं मान रहे हैं और आप उनको छात्र मान रहे हो, तो इन सब चीजों को लेके मुझे लगता है समीक्षाएं होनी है। और सोनम वांगचुक की कल जो भूख हड़ताल है उसको जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा जी ने जाके तुड़वाया है। और इसके बाद रूपरेखा क्या बनेगी? क्या ये मूवमेंट खत्म होगा? सरकार के आह्वान, प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद में ये सब खत्म हो जाएगा? इसकी मुझे लगता है जो तस्वीर है अभी 1-2 घंटे के बाद में क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जंतर मंतर पर जो छात्रों का प्रदर्शन था वो अभी भी बदस्तूर जारी है। इससे पहले अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी साझा किया था जिसमें उन्होंने इन्हीं बातों को मेंशन करते हुए छात्रों से अपील की थी कि वो थोड़ा सा संयम बरतें और उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय सरकार नहीं होने देगी। लेकिन उसका भी कोई असर छात्रों पर नहीं पड़ा था। सीजेपी की बात करें तो सीजेपी की तरफ से भी बार बार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है और हमने देखा था कि किस तरीके से राहुल गांधी ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही साथ कई जो विपक्षी नेता हैं वो तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। अब सरकार ने तमाम रास्ते यहाँ पर छात्रों को दिए हैं, लेकिन अभी भी उन रास्तों के लिए छात्र तैयार नजर नहीं आ रहे। ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है। देखिए साहिल जी, जो प्रधानमंत्री जी ने करा उस कदम को हमें सराहना करनी चाहिए, लेकिन बहुत देर हो गई। ये करते करते उन्होंने बहुत देर कर दी। ये अगर पहले दिन अगर कर देते तो मुझे लगता छात्र उनकी बात पे आश्वस्त होके वो मान जाते। लेकिन ये तब हुआ जब बच्चों को ऊपर आपकी पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज भी किया, तोड़ा भी, फोड़ा भी, मारा भी, सब कुछ कर दिया। अब वो कहते हैं ना कि एक चूहे को मारने के बाद में उसको गोबर सुंगा दो ताकि उसके शरीर में फिर दोबारा से जान आ जाएगी। तो इस तरीके की चीजें नहीं चलेंगी। अब यही प्रधानमंत्री हैं, जब कोरोना के समय कोई भी थाली बजाने के लिए कुछ भी कहते हैं, पूरे देश के लोग आंख में पट्टी बांध के उनके आह्वान को मानते थे, दिलों पे छा जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनके आह्वान को, जैसे आपने कहा कि जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट है वो बदस्तूर जारी है, तो आप इससे खुद ही आप अंदाजा लगा दीजिएगा कि प्रधानमंत्री के आह्वान को ये प्रोटेस्टर जितने भी हैं वो नकारते हुए जा रहे हैं, यानी कि नहीं मान रहे उनको, नकार। तो इससे प्रधानमंत्री की जो छवि है उस पे बहुत बड़ा डेंट लगता हुआ हम लोग देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे हुए व्यक्ति वो पूरे देश का मुखिया होता है। उन्होंने जो कह दिया उसको हमें मानना पड़ेगा, उनकी प्रशासन पुलिस सबको मानना पड़ेगा, ये हमारा धर्म भी कहता है। लेकिन आज स्थिति वहां पे आ गई है, जो प्रधानमंत्री के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को लोग एनालिसिस करने लगे हैं। जब दिल्ली में 13 महीने का जब किसान आंदोलन हुआ था, जब प्रधानमंत्री ने ऐसी करा था, भौर में आके उन्होंने एक वीडियो जारी करा था, उसमें ये कहा था हम तीनों कृषि कानून लागू नहीं करेंगे, इसको रिपील करते हैं और सारी की सारी मांगे हम लोग मानते हैं। यही कह के तो अनशन को तुड़वाया गया था, मूवमेंट को। लेकिन
2 महीने के बाद में फिर वही किसान आंदोलन, जब टिकैत साहब से मुंह से ये निकला कि हमारी मांगे, उस समय तो लॉलीपॉप दे के मान ली, लेकिन मांगे कोई भी नहीं मानेंगे ये। तो उन सब चीजों को देखते हुए प्रोटेस्टर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, तसल्ली लेना चाह रहे हैं। अभी एक खबर आ रही है कि ये सब चीजें लिखित में चाह रहे हैं प्रोटेस्टर, जितने ही वो लिखित में चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जो नया सचिव जिनको बनाया गया उनको ड्यूटी पे ना लगाया जाए, उनकी जगह किसी और को बेदाग व्यक्ति को लाया जाए। जी, यानी अब माना जा सकता है कि अभी भी जो जिस तरीके का ये आक्रोश है वो अभी फिलहाल ठंडा पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी अभी जो छात्र हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आने वाले समय में अब इस आंदोलन का क्या रुख होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश जी और तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जिस तरीके से आश्वासन दिया है छात्रों को, उन्होंने साफ तौर पर छात्रों को ये आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग करते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। आधी रात के वीडियो पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। पेपर लीक पर सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आए। छात्रों की मांग पर सियासत भी तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देर रात जारी किए गए वीडियो संदेश को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर के छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा कि आधी रात को जारी किए गए इस वीडियो से छात्रों की समझ का अपमान न किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त किया जाए, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरकार छात्रों से माफी मांगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर परीक्षा पेपर लीक की घटनाओं को गंभीर बताते हुए कहा था कि सरकार इस पर और सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने बताया कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था और कानून को और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि जवाबदेही तय करनी होगी। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि छात्र संगठनों की ओर से भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग लगातार उठाई जा रही है। तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारत पर अमेरिका का 10% अतिरिक्त शुल्क। धारा 301 के तहत यह बड़ा फैसला लिया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सूची में शामिल हैं। तो व्यापार वार्ता पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। जबरन श्रम के मुद्दे पर अमेरिका ने कार्रवाई की है। तो भारत समेत कई देशों पर अमेरिका ने नया आयात शुल्क लगाने का फैसला किया है। अमेरिकी प्रशासन ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन और कई अन्य देशों से आने वाले सामान पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। ये फैसला अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 301 के तहत लिया गया है। अमेरिका का कहना है कि जिन देशों में जबरन श्रम से बने उत्पादों पर रोक लगाने के नियमों का पर्याप्त पालन नहीं हो रहा है, उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत भारत पर 10% अतिरिक्त शुल्क लागू होगा, जबकि कुछ अन्य देशों पर इससे अधिक शुल्क भी लगाया गया है। इस फैसले का असर भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता पर भी पड़ सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अतिरिक्त शुल्क से भारतीय निर्यातकों पर दबाव बढ़ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों पर जिनका अमेरिकी बाजार में बड़ा हिस्सा है। तो वहीं अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि इस कदम का उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जबरन श्रम से बने उत्पादों पर रोक को प्रभावी बनाना और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के पैरोकार सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन लंबा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी है। तो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। वांगचुक पिछले 26 दिनों से प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल पर थे। हाल ही में बिगड़ती तबीयत के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लंबे दौर की बातचीत और केंद्र सरकार के साथ हुई चर्चाओं के बाद उन्होंने अनशन खत्म करने का फैसला लिया। वांगचुक ने कहा कि देश में किसी भी तरह की हिंसा की आशंका और व्यापक विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात की या पत्र लिखकर अनशन खत्म करने की अपील की थी। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी गीतांजलि आंगमो
का भी विशेष रूप से आभार जताया। हालांकि आंदोलन से जुड़े संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वांगचुक के अनशन खत्म करने के बावजूद परीक्षा सुधार, जवाबदेही और अन्य मांगों को लेकर उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार की ओर से भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात दोहराई गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को भी मेट्रो यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से राजधानी के 17 मेट्रो स्टेशनों को सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि यात्रियों को राहत देते हुए राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर केवल इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन इन स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट की अनुमति नहीं होगी। डीएमआरसी के अनुसार लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ जनपद, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इन स्टेशनों पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी और सीधे गुजर जाएंगी। बताया जा रहा है कि जंतर मंतर के आसपास जारी प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। डीएमआरसी ने यात्रियों से यात्रा से पहले आधिकारिक अपडेट देखने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। वहीं राजधानी के मध्य हिस्सों में ट्रैफिक डायवर्जन और अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। उधर बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी आज बीजेपी में शामिल होंगे। हाल ही में उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दिया था और पार्टी नेतृत्व पर उपेक्षा, अपमान और शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया था। लंबे समय तक आरजेडी का प्रमुख चेहरा रहे मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी में जाना बिहार की राजनीति में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने वर्षों तक पूरी निष्ठा से पार्टी के लिए काम किया, लेकिन समय के साथ उनकी अनदेखी होने लगी। इस कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनके बीजेपी में शामिल होने से बिहार की सियासत में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। हालांकि आरजेडी की ओर से इस घटनाक्रम पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं अडानी समूह ने अपनी विमान सेवा शुरू करने की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वो नई विमान सेवा शुरू करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। ये बयान उन खबरों के बाद आया जिसमें दावा किया गया था कि अडानी समूह देश के विमानन क्षेत्र में नई कंपनी उतारने की तैयारी कर रहा है। कंपनी की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि ऐसी खबरें पूरी तरह गलत है और समूह का फिलहाल विमान सेवा कारोबार में उतरने का कोई इरादा नहीं है। अडानी समूह ने कहा कि उसका मुख्य ध्यान हवाई अड्डों के विकास और उनसे जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है। समूह पहले से देश के कई प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन कर रहा है और इसी क्षेत्र में अपने निवेश को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि समूह नई विमान सेवा शुरू करने या किसी मौजूदा विमान सेवा में हिस्सेदारी लेने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। हालांकि अब कंपनी ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव उनके सामने नहीं है। कंपनी के इस बयान के बाद विमानन क्षेत्र में चल रही चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। वहीं शिक्षा मंत्रालय में बड़े प्रशासनिक बदलाव के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने शिक्षा सचिव का तबादला कर दिया है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने साफ कहा है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केवल अधिकारियों का तबादला करने से परीक्षा पत्र लीक के मामलों की जवाबदेही तय नहीं होगी। उनका आरोप है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इतने बड़े मुद्दे पर राजनीतिक जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। सीजेपी ने कहा है कि शिक्षा सचिव का तबादला सरकार का प्रशासनिक फैसला हो सकता है, लेकिन उनकी मुख्य मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की है। संगठन का कहना है कि देश भर के छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा ताकि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जा सके। दूसरी ओर सरकार लगातार दावा कर रही है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच शिक्षा सचिव के तबादले के बाद भी आंदोलन जारी रहने से साफ है कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों की मांगें अभी पूरी नहीं हुई हैं। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 13वीं रात भी सैन्य हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान या उसके समर्थक समूहों की ओर से जहाज़ों पर हमले जारी रहे तो इससे भी बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर ईरान ने भी जवाबी हमले तेज कर दिए हैं और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इस संघर्ष का असर दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग होर्मुज जल डमरू मध्य पर भी पड़ रहा है, जहां सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। इसी रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से में कच्चे तेल की आपूर्ति होती है, इसलिए बढ़ते तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और क्षेत्र में बड़े युद्ध की आशंका को लेकर चिंता जता रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टकराव और बढ़ता है तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है।
वहीं भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की रही। महज 15 साल के इस बल्लेबाज ने विस्फोटक अंदाज में अर्धशतक जड़कर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद वैभव की जमकर तारीफ की और कहा कि वो पूरी तरह निडर खिलाड़ी हैं और उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है। अय्यर ने कहा कि वैभव ने पहले भी इस मैदान पर अंडर-19 विश्व कप फाइनल में बड़ी पारी खेली थी, इसलिए उन्हें यहाँ की परिस्थितियों की अच्छी समझ है। कप्तान ने पूरी टीम के प्रदर्शन की भी सराहना करते हुए कहा कि गेंदबाजों ने शुरुआत से दबाव बनाया और बल्लेबाजों ने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने केवल 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत को 7 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी इस पारी के बाद क्रिकेट जगत में उनकी जमकर तारीफ हो रही है। भारत ने इस जीत के साथ 3 मैचों की श्रृंखला में बढ़त बना ली है और टीम का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ गया है। वहीं ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। भव्य उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारतीय दल का नेतृत्व किया। मीराबाई चानू ने तिरंगा थामा, जबकि लवलीना बोरगोहेन ने औपचारिक बैटन की जिम्मेदारी निभाई। स्कॉटलैंड की संस्कृति, संगीत और पारंपरिक प्रस्तुतियों से सजा उद्घाटन समारोह दुनिया भर के खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में 74 देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल में एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, जूडो, तैराकी, साइकिलिंग और पैरा स्पर्धाओं समेत कई खेलों के खिलाड़ी शामिल हैं। भारत को इस बार भी कई स्पर्धाओं में पदक की उम्मीद है। उद्घाटन समारोह के साथ ही प्रतियोगिताओं का औपचारिक शुभारंभ हो गया है और अब सभी की नजरें भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं। भारतीय दल का लक्ष्य पिछले संस्करणों की तरह इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अधिक से अधिक पदक जीतना है। वहीं देश के कई राज्यों में आज भी मानसून का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ भूस्खलन की आशंका व्यक्त की गई है। गुजरात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, साथ ही हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से नदियों और नालों के किनारे जाने से बचने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा करने की ना सलाह दी है। वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बादल छाए रहने से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा और कई स्थानों पर गरज चमक, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।